नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कल गंगा नदी पूरी तरीके से पढ़ ली थी अपन ने और आज शुरू कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। साथियों, ऐसा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में है ना, घुमा फिरा के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे यदि देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 25-25, लेकिन यदि भारत की सबसे लंबी नदी पूछते हैं तो गंगा नदी पढ़ते हैं अपन। लेकिन लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र आएगा, क्योंकि ये 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में 2900 किलोमीटर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा कर आते हैं, तो उसको उस ढंग से पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक सूचना है, आज शाम को 7:30 बजे मैं लाइव आऊंगा और लाइव में आपको रीट के एसएसटी के जो टॉपिक है, रीट एसएसटी वाला जो पार्ट है, और इसके अलावा भी जो तैयारी से रिलेटेड जो बातें ध्यान रखनी है अंतिम 50 दिन में, वो आपको कुछ बताऊंगा। और रीट एसएसटी में मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो छटवाऊंगा और उनकी रणनीति बता दूंगा कि कौन से टॉपिक में से किस पर आपको वेटेज देना है, कौन से टॉपिक में से कहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, किसको छोड़ना है, किसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, वो चीजें बताऊंगा। लाइव में आऊं, लाइव के जरिए ही बताऊंगा। तो सभी जुड़ जाए, सुनिश्चित कर लें कि हाँ 7:30 बजे जुड़ना है, उस हिसाब से ही। तो अभी इन दिनों में आपको काफी सारी चीजें ऐसे बतानी है। तो ये जो अपने जो भी लाइव वाला सेशन रखेंगे, ऐसी जो भी चीज होगी, क्लास आपके अपलोड ही होगी, क्योंकि क्लास में बातचीत की कोई मतलब स्थान नहीं है। वहां पे आप ज्यादा आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लास में अभी जो एक क्लास में मैटर चल रहा है, लाइव क्लास दूंगा तो वही 2-2.5 क्लास में मैटर आएगा। तो क्लासेस अपनी अपलोड ही होगी। बाकी जो अन्य जानकारी आपकी है वो लाइव के जरिए आ जाएंगे, ताकि आपके भी कोई प्रश्न होगा तो हाथों हाथ ही समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शाम को 7:30 बजे मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सही समय पे जुड़ जाऊं। तो आप भी जुड़ जाना, आपको व्यवस्थित तरीके से एक बार बता दूंगा सारी चीजें। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी पर अपन वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आज ब्रह्मपुत्र नदी को पूरा ही पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा का पुत्र, यदि सीधे सीधे अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ यदि निकाले, ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है साथियों, कैलाश श्रेणी में मानसरोवर के पास से चोमा युंगलुंग से इसका उद्गम होता है। और यहाँ मतलब ये तिब्बत में, यानी चाइना का ही पार्ट है। तिब्बत से होते हुए फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, फिर असम से होते हुए बांग्लादेश में चले जाती है। यानी कि 3 देशों में बहने वाली नदी है। ठीक है, ये तिब्बत में बहकर आएगी, फिर बाद में भारत में बहेगी और फिर बांग्लादेश में जाएगी। ये बहुत ज्यादा नाम परिवर्तित करती है। नाम परिवर्तन, मैं तो यूं कहूं कि भविष्य में यदि बन जाए प्रश्न की सबसे ज्यादा नाम परिवर्तन वाली नदी, आप ब्रह्मपुत्र करके आओगे। मैं बताऊंगा आपको, इसके सारे अलग अलग नाम, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मान लीजिए सिंधु नदी और गंगा नदी, जो भी अपने नदियों वाला चैप्टर है आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई सारे चैप्टर ही करवाए हैं वैसे क्लियर, कहीं कोई आपके शंका उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो साथियों, ये भारत का नक्शा है। यदि इसमें स्थिति देखी जाए तो ये गंगा नदी अपन ने कल पढ़ी है। ठीक है, तो गंगा नदी कल पढ़ी है, ये गंगा की स्थिति है। ये भी जाकर आगे ब्रह्मपुत्र मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन होता है। ये ब्रह्मपुत्र देखो आउट ऑफ इंडिया यहां से आती है और यहां से इंडिया में प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश से फिर असम में बहती है। असम में बहती हुई ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में फिर गिर जाती है। ठीक है, चांदपुर नामक स्थान पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती है। इस तरीके से यह नदी चलती है। ठीक है साथियों, तो देखो सबसे पहले आते हैं अपन उद्गम पर। ठीक है, उद्गम यानी जहां से निकलती है नदियां। इतना बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि कई जना भाईडा यूं भी है कि गुरुजी उद्गम कहीं है, एडो मन लागे कोई नहीं है। और ऐसा यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आगे भी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कैलाश श्रेणी में मानसरोवर के पास चोमा युंगलुंग हिमानी से निकलती है ये। ठीक है, चोमा युंगलुंग हिमानी, नाम ही ऐसा ही है, देखो बोला ही नहीं जाता सही ढंग से। चोमा युंगलुंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, तिब्बत में इसे शांगपो नाम से जाना जाता है। देखो पहला ही नाम आ गया, तिब्बत में इसे शांगपो नाम से जाना। शांगपो ऐसे भी, मतलब ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। अब यदि पढ़े अपन इसको तो तसांगपो पढ़ा नहीं जाता, आधा तक बोलना है, तसांगपो बोलना नहीं है, आधा तत्सांगपो तो बोला ही नहीं जाता, साइलेंट रहता है। ठीक है, तो शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है ना, शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। रांगो शांगपो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तिब्बत में ही रांगो शांगपो इसकी सहायक नदी है। दिहांग नाम से ये भारत में प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तब इसका नाम दिहांग नाम से जाना जाता है।
अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से समझना सारी चीज। यदि अभी एक बार ध्यान से समझ ली तो आपके कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें मिलने वाली सहायक नदियां दिबांग और लोहित, देखो दिबांग अलग है और दिहांग अलग है, ठीक है ना, यही मैं कह रहा हूं। फिर कहीं नहीं किसी को ऐसे नहीं लगे कि क्या पता गलती से लिख दिया, वो वाली बात नहीं है। दिहांग नाम से ये भारत में प्रवेश करती है तब जाना जाता है। दिबांग और लोहित नदी जब इसमें मिलती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ये जानी जाती है। एक सेकंड, हाँ, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे दिहांग, और जब दिबांग और लोहित नदी इसमें मिल जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को ये दो भागों में काटती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से देखो ये यहाँ प्रवेश करेगी अंदर, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर वैसे ये अपने प्रवेश करती है सदिया से, और सदिया असम में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे यही है सदिया के पास। तो ये सदिया के पास ये समझ लो आप कि नामचा बरवा जो पहाड़ी है उसके पास में ये हिमालय को दो भागों में काटती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है बिल्कुल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है और सदिया से ये प्रवेश करती है अपने भारत के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर ये जो है हिमालय को दो भागों में काटती है। ठीक समझ में आ गई ये चीज, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया है और आसान शब्दों में ही लिखाया है। ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है साथियों, और ये जो नोट्स बन रहे हैं आपके, ये जन्मों जन्मांतर के नोट्स बन रहे हैं। अब कई जना कहते हैं जन्मों जन्मांतर गुरुजी मारे कोई काम है कि मैं परीक्षा ही देवता फिरा, अरे मतलब आपके अभी काम आ रहे हैं जन्मों जन्मांतर, यानी एक परीक्षा देना एक जन्म के बराबर है, ठीक है ना। एक परीक्षा दे रहे हो, मान लो फिर आगे पदोन्नति की तैयारी नहीं करोगे क्या, तो अगली परीक्षा में भी काम आने वाले हैं, वो दूसरे जन्म के लिए काम में आने वाले हैं। दूसरी नौकरी है दूसरा जन्म, तीसरी नौकरी तीसरा जन्म, तो जन्मों जन्मांतर के लिए काम में आने वाली चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसकी स्थिति है साथियों, ब्रह्मपुत्र की स्थिति है ये। यहां से चोमायुंगलुंग से निकलकर फिर देखो यहाँ पे ये नेपाल वगैरह, इसको भूटान को, और ये क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, फिर असम में बहती हुई और ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मेघालय आ गया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं यहाँ, ठीक है, ये मेघालय आ गया, ये यहाँ पे भूटान आ जाएगा, ये यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा, ये सिक्किम आ गया, और ये आ गया आपके नेपाल वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से ये अपने आगे बढ़ती है। और ये भारत के नक्शे में यदि स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की स्थिति है, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए अब थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कुल लंबाई, सबसे पहले साथियों बात करते हैं कुल लंबाई की, ठीक है। कुल लंबाई इसकी जो है 2900 किलोमीटर है। कई जगह साथियों 2848 किलोमीटर भी लिखी हुई मिलती है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रखता है। 2900 सही है। क्यों 2900 सही है? क्योंकि अब अपन टोटल करेंगे ना तो 2900 सही आएगी। कल जैसे गंगा की मैंने अलग अलग बताई, एक भाई कमेंट कर दो के गुरुजी भारत में इतनी है वो इतनी है, और उसके मतलब टोटल करें तो 25-25 हो ही नहीं रही, इसलिए कहते हैं टोटल। अब यहाँ पे टोटल है ना मिलनी जरूरी है, तब जाके तो आपको विश्वास होगा कि हाँ सही है। नहीं टोटल मिलेगी तो कई जना कमेंट करते गुरुजी टोटल मिले कौन, यहाँ क्या है। तो इसलिए जो है जरूरी नहीं है। देखो सीमित दायरा में हमेशा कहता हूं, आप क्या करते हो कि यहाँ पे जैसे पढ़ा है, कई कमेंट आते थे गुरुजी हमने ये पढ़ रखा है, आपने ये पढ़ाया, सही कौन सा है? अरे भाई सही है वो तो मैंने पढ़ा दिया, और मान लीजिए ये सही भी नहीं है तो मैंने पढ़ाया तो मैं तो इसी को ही सही बताऊंगा ना। तो वापस मुझसे ही पूछने से क्या होगा, गुरुजी मैं वो पढ़ी ओढ़ो थे वो पढ़ा सही क्यों है? अरे सही वो है, मैं पढ़ा हुआ जो सही है, मेरे नजरिए में जो सही है वही तो पढ़ाया है। और मैं आपको क्लास देने से पहले पूरी तरीके से स्टडी करके इसको 4-5, और मैं वैसे भी जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं वो ऑथेंटिक पुस्तकों में से बनाए हुए हैं, ठीक है। भूगोल में अपडेट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्लास देने से पहले मैं पूरा कंफर्म करके फिर देता हूं, ताकि कहीं भी कोई गलत तथ्य विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचे। और फिर भी पहुंच जाता है, मान लीजिए मानवीय भूल, तो मैं खुद उसे टेलीग्राम के जरिए या कैसे भी अगले वीडियो के जरिए या उसे संशोधित करवा देता हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहता हूं कि क्लास जब आती है उसी दिन देखा करो, ताकि कहीं कोई चूक यदि रह भी गई है तो या तो अगली क्लास में या टेलीग्राम में उसे सही भी करवा दिया जाएगा। बाकी रखते नहीं है चूक रखें तो यार 150 क्लासें होने आई है, यहाँ पे 150 क्लास में आपको 15 गलती नहीं मिलेगी सारी क्लास मिलाकर। हाँ मुश्किल से कोई 2-4 यदि मानवीय भूल के कारण हो जाती है तो वो तो देखो
मैं इतना कोई विद्वान हूं नहीं, बस प्रयास कर रहा हूं कि विद्यार्थियों की मदद की जाए और विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए, बस सीधी सी बात यह है। ठीक है, चलिए साथियों 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब ये तिब्बत में कह दो चाहे चीन में कह दो एक ही बात है। अब ये भी मत पूछ लेना कि सब तिब्बत में है कि चीन में। ठीक है, तो तिब्बत में साथियों 1624 किलोमीटर, 1625 ही मान लो राउंड फिगर। ठीक है ना, तो 1624 किलोमीटर ये तिब्बत में बहती है। ठीक है, तिब्बत में 1624 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर। अब टोटल कर लेना 2900 किलोमीटर आएगी, और नहीं आए तो मैंने वैसे टोटल की नहीं है लेकिन 2900 किलोमीटर ही आएगी। आप करके देख लेना, मैं थोड़ा गणित में कमजोर हूं इसलिए क्या है टोटल वगैरह मैं करता नहीं हूं। ठीक है ना, तो आप करके देख लेना 2900 ही आएगी। ठीक है, जल मात्रा की दृष्टि से साथियों भारत की सबसे बड़ी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। क्या लैंग्वेज है उसको समझना, नहीं समझी तो फिर बाद में विकेट उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। यॉर्कर बॉल है सीधी की सीधी। ठीक है ना, जल मात्रा की दृष्टि से यानी कि उसके अंदर जल की जो मात्रा है उसकी दृष्टि से लगभग है ना, असम के अंदर ये 320 मीटर गहरी तक भी बहती है। तो जल मात्रा की दृष्टि से यदि देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा जल, यदि ये कहे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी तो भी ये 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है असम के अंदर जाकर। तो सबसे चौड़ी नदी को यदि कहेंगे तो भी ये सबसे मतलब गहराई में देखो कितनी गहरी हो जाती है, ये एक जगह स्पेशल जाकर गहरी भी इतनी हो जाती है। यानी जल मात्रा सबसे ज्यादा यदि देखी जाए तो ये है। सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यदि देखा जाए तो गंगा का है। ठीक है, और सबसे लंबी नदी गंगा है पूरे भारत की दृष्टि से देखे तो। ठीक है ना, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। यदि ओवरऑल में पूछा जाए, ओवरऑल में भारत में बहने वाली में पूछेंगे तो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र है। प्रश्न की लैंग्वेज पर निर्भर करेगा कि क्या है और ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऐसे क्या ऐसे आपको घुमा फिरा के प्रश्न दिए जाते हैं टेस्ट सीरीज में। ठीक है ना, अब टेस्ट सीरीज में कई लोगों के विकेट उड़ते हैं और फिर कई जने पूछते हैं फिर बाद में कि सर मैंने ये पढ़ा है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला, आपने ये कैसे बताया, हमने तो पढ़ा है कि इसकी सीमा छोटी है। अरे भाई बट सीमा पूछी कौन है, थे प्रश्न पढ़ो ही नहीं, थे प्रश्न समझो ही नहीं, बस को कि सर मैंने सीमा से ये पूछा। अब अपनी धारणा बना दोगे तो क्या काम आएगा। इसलिए कहता हूं प्रश्न एग्जाम हॉल में भी 3 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है फिर उत्तर देना है। और प्रैक्टिस किस लिए करवाई जाती है, इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि अपने दिमाग में हमें सब आता है लेकिन जब टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि ये प्रश्न कहां से आता है, ये चीज होती है। ऐसे का ऐसे एक गगराना शहर वाला, गगराना जो राजस्थान का सेंट्रल बिंदु के, सर गगराना कैसे बताया, हमने लामपोलाई पढ़ा। अरे मैंने लामपोलाई और गगराना दोनों दे रखे हैं वन लाइनर के अंदर, ध्यान से देखो तो सही, प्रश्न की भाषा देखो तो सही कि सीधा सीधा पूछते हैं तो लामपोलाई करना है और सैटेलाइट के आधार पर पूछते हैं तो गगराना करना है। जब आप प्रश्न के एक एक शब्द की अहमियत नहीं जानोगे तब तक आपके सवाल सही नहीं हो सकता है, कटु सत्य है। फिर आप इधर उधर पूछते रह जाओगे और बाकी जो समझ गए वो आगे निकल जाएंगे। टेस्ट सीरीज के प्रश्न सारे के सारे बेहतरीन गुणवत्ता के साथ दिए, कीमत पर मत जाना, कीमत लगेगी ऐसी कि कोई जैसे बिल्कुल ही कोई रद्दी सी टेस्ट सीरीज है, लेकिन चाहे 2000 की कोई टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, आप उससे भी टकरा कर देख सकते हो, तब भी इसको 21 पाओगे 20 नहीं, क्योंकि प्रयास किया गया है। कहीं भी उसको यदि कमाने के जरिए से देते तो फिर बात अलग थी कि हाँ भाई, फिर पैसे बढ़ा देते लोगों को लगता अरे यार इतनी महंगी है, यानी कि वास्तव में जबरदस्त टेस्ट सीरीज होगी। ये तो मेंटेलिटी है भारत की, राजस्थान की और आजकल के विद्यार्थियों की मेंटेलिटी है। जितना ज्यादा खर्चा होगा ना उतनी उनको लगेगा कि तैयारी बहुत शानदार चल रही है, और ये मेंटेलिटी कोई नहीं बदल सकता, ये गौरव सिंह गाणेराव भी नहीं बदल सकता। ठीक है ना, कई प्रयास किया लेकिन ये मेंटेलिटी रहती है, और जो प्रयासों को समझते हैं वो ऐसी बातें करते ही नहीं है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारे गच्चे देगी आपको। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक शब्द को समझना है। अब आते हैं अपन भारत में प्रवेश पर। ठीक है, भारत में प्रवेश साथियों अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सदिया से होता है, और सदिया वैसे असम में, सदिया से धुबरी तक मैदान भी बनाती है ये। और आपको पता है सदिया से धुबरी जलमार्ग है नंबर 2 जलमार्ग। ठीक है ना, जलमार्ग अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है सदिया से धुबरी तक का। ठीक है, तो ये असम के अंदर यहां से प्रवेश करती है। यदि अपन आ जाते हैं थोड़ा सा नक्शे पर आते हैं, चलिए यहाँ पे आपको ये नक्शा साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं अगली स्लाइड में ले जाता हूँ, इस नक्शे को बड़ा कर रखा है। ठीक है, अब देखो, अब देखना यहाँ पे समझने लायक चीज है। ठीक है, ये है अपना पूर्वी भारत। ठीक है, पूर्वोत्तर वाला भारत है। अब पूर्वी भारत है ना, यहाँ पे ये तो है साथियों सिक्किम, यदि किसी को पता नहीं है तो भारत का नक्शा देख लेना। ठीक है,
ये तो है आपके सिक्किम, ठीक है। ये है आपके सिक्किम के इधर भूटान, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरफ है नेपाल। अब ये बड़ा कर रखा है इसलिए अब ऐसे, ठीक है ना। अपन इस तरफ वाली बात करें, ये है साथियों आपके मेघालय, ठीक है। मिटा देता हूं, वैसे गारो खासी जयंतिया दिखेगा तो पता चल जाएगा मेघालय है, ठीक है। ये बराक नदी मणिपुर से आती है, ठीक है। अब देखो ये चोमा युंगलुंग से आती है यहाँ पे, ये यारलुंग भी इसका नाम है, ठीक है। तिब्बत में इसे यारलुंग नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग भी कहते हैं, सांगपू भी कहते हैं, ठीक है। तो चोमा युंगलुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है और ये इस तरीके से आती है। देखो यहाँ पे जाकर ये ब्लू के अंदर तो दिखा रखा है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पे ये फिर अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे प्रवेश करती है। पहले दिहांग नाम से देखो जानी गई, फिर यहाँ पे प्रवेश किया, इसके अंदर ये दिबांग और लोहित नदी मिलती है। इसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये सुबनसिरी, कामेंग, ये मानस, ये संकोच, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब देख लेना साथियों, अब ये जिस तरफ से आ रही है बाएं तट से मिलने वाली और दाएं तट से मिलने वाली आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब उद्गम ऐसे होकर ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो फिर अपने ये दाया ये होगा, ये बाया ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना कौन सी कहां से मिल रही है, ये पूछा जाता है प्रश्न। फिर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से फिर ये असम में प्रवेश करती है और असम में ही बहती है, मेघालय में नहीं जाती है। असम के पास से देखो यहाँ से फिर ये आ जाती है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश से फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। अब देखना झोलझाल कितो है, देखो ब्रह्मपुत्र नदी की तो जोड़ करी ओढ़ो, देखो यहां से आई सांगपो नदी कहलाई, फिर दिहांग कहलाई, दिहांग के बाद में ब्रह्मपुत्र कहलाई, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना कहलाती है। जब गंगा नदी इसके अंदर मिल जाती है तो ये भी पद्मा कहलाती है। और यहां से फिर ये जब बराक नदी ही सूरमा नदी है, ये सूरमा नदी जब इसके अंदर मिलती है तो मेघना कहलाती है। बोलो कि तो गांधो करियो, ध्यान नहीं करनी, याद करा दूं। आगे की स्लाइड में सारणी बना रखी है, उसकी तरफ उसके अंदर व्यवस्थित बता रखा है कहां पे किस नाम से जाना जाएगा। तो चिंता नहीं करनी है, जब आप जीजीडी से जुड़े हो तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। याद करवाने की जिम्मेदारी ली है, सिर्फ पढ़ाने की नहीं, ठीक है। तो याद करवाऊंगा, ठीक। तो ये यहाँ पे आपको खाली मैप से समझना है। ये गंगा नदी आ रही है, देखो गंगा भी यहाँ पे पद्मा कहलाती है। ये हुगली और दामोदर यहाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये ब्रह्मपुत्र वाला ये क्षेत्र समझ लो आप, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये कह दो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए फिर ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, इस तरीके से ये बहती है, ठीक। अब आ जाते हैं वापस फैक्ट पर। ये तो देख लिया आपने, समझ लिया। अब देखो सदिया से धुबरी मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। सदिया से धुबरी के मैदान का निर्माण करती है। असम में ये सर्वाधिक चौड़ी 10 किलोमीटर, अभी बताया था आपको, असम में सर्वाधिक चौड़ी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है और असम में ही सबसे गहरी भी ये हो जाती है, ठीक है। असम के डिब्रूगढ़ व लखीमपुर के बीच, मतलब असमगढ़ का जो ये डिब्रूगढ़ और लखीमपुर है ना, यहाँ पे ये दो भागों में बट जाती है, ठीक है। दो भागों में बट के असम में ही वापस मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, कोई नदी ऐसे बह रही है, ये यहाँ से दो भागों में बट गई, ठीक है। ये यहाँ से दो भागों में बट गई और फिर वापस जाके आगे जो है ये फिर से वापस मिल गई। तो यहाँ पे ये दो भागों में बटी, यहाँ पे क्या हो गया, स्थल हो गया, ठीक है। और ये स्थल जो है साथियों ये द्वीप कहलाएगा, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा होगा। और ये है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है, मांजुली द्वीप, जो असम के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, यानी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, ठीक है। तो मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो यही विभक्त होकर वापस मिल जाती है। अलग कहां से होती है, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर से अलग होती है, ठीक है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर से अलग होती है और उसके बाद में ये वापस मिल भी जाती है, जिससे नदीय द्वीप का निर्माण होता है, जिसका नाम है मांजुली नदीय द्वीप, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। असम से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद में यहां पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज बताई भी है, अभी और बता दूंगा। एक बार मांजुली द्वीप देखो, ये मांजुली द्वीप है, ये जो बीच का स्थल वाला भाग आपको दिख रहा है, ये मांजुली द्वीप है। ये देख लो यहाँ पे, ये मांजुली द्वीप पर्यटन की दृष्टि से अभी इसका बहुत मतलब पर्यटक बहुत जाते हैं, एक अलग सी लोकेशन है। इस वजह से यदि नक्शे में हम देखें तो साथियों ये यहाँ जो बता रखा है, यहाँ पे है आपके मांजुली द्वीप, ठीक है ना। असम के अंदर यहाँ पे मांजुली द्वीप है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके मांजुली द्वीप, इससे प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। अब देखो, अब आते हैं अगली स्लाइड पर और यहाँ पे जो है
इसके बदलते नाम अपन देखते हैं, ठीक है। क्योंकि बदलते नाम ये मेन तो यहीं पे तो कच्चा खाते हैं लोग। कई जने फिर जिद करते हैं नहीं ये तो मेघना कहलाती है, कई जने कहते हैं नहीं ये तो जमुना कहलाती है, कई जने कहते हैं नहीं ये तो ब्रह्मपुत्र पद्मा कहलाती है। लेकिन पता ही नहीं कि कहां से पद्मा कहलाती है, किस नदी के मिलने के बाद में जमुना कहलाती है, किस नदी के मिलने के बाद मेघना कहलाती है, पता ही नहीं, ठीक है ना। बाउंसर में छक्का ठोकने की कोशिश करे ये फालतू। और कई मतलब 70% बच्चे और बच्चियां इसमें उलझते हैं कि ये क्या है। चलिए मैं आपकी उलझन आज दूर कर देता हूं। देखो सबसे पहले बदलते नाम, सबसे पहले तिब्बत में शांगपो, यारलुंग शांगपो आदि नाम से जाना जाता है। अभी बताया आपको, मैप में भी बताया, शांगपो और यारलुंग शांगपो आदि नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सिहांग नाम से जाना जाता है। सियांग भी कहते हैं, ठीक है, सियांग भी कहते हैं, दिहांग भी कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। जब असम में प्रवेश करती है और इसके अंदर कौन सी नदियां जुड़ती है, एक तो दिबांग, ठीक है, एक तो जुड़ती है दिबांग और एक जुड़ती है लोहित नदी। तो उसके बाद में ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद में क्या कहलाती है, ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है वैसे, ठीक है। और फिर यहां से आगे बढ़ती है तो यहां पे देखो ये जमुना कहलाती है, बांग्लादेश में जाकर ये जमुना कहलाती है और जमुना नदी कहलाती है ना। इसके बाद भी देखो इसके अंदर जब गंगा नदी मिलती है तब ये पद्मा कहलाती है। जब इसमें चांदपुर के पास में, कहां मिलती है ये, चांदपुर के पास, चांदपुर के पास में जब इसके अंदर गंगा नदी मिलती है तब ये कहलाती है पद्मा। और इस पद्मा में मणिपुर से आने वाली बराक नदी, ठीक है, मणिपुर से, ये कहां से आती है, मणिपुर से, ये आती है मणिपुर से, जिसका नाम पहले बराक होता है, बाद में इसका नाम ये सूरमा घाटी से निकलने के कारण इसका नाम हो जाता है सूरमा नदी। तो ये सूरमा नदी कह दो चाहे बराक नदी कह दो एक ही बात है, वो मिलती है इसके अंदर। उसके बाद में ये कहलाती है मेघना और फिर ये मेघना और ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा और ये बाद में जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इतो लपड़ो है। देखो स्टार्ट बताओ थान पाचो, ठीक है, स्टार्ट बताओ कि ये जब चोमा युंगलुंग से निकलती है, ठीक है, चोमा युंगलुंग सांगपो कहलाती है, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो से घूमते हुए अरुणाचल प्रदेश और सदिया से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। बिग बाद में मिल जाए कि नदी दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद में ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे जाती है और ये अपने प्रवेश करती है बांग्लादेश के अंदर तब इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। यमुना अलग है, जमुना अलग है, तब इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। और जमुना नदी जब आगे बढ़ती है और मिलती है गंगा के अंदर, जो कि गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो जब गंगा आगे आकर ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है तो क्योंकि गंगा का नाम पद्मा था तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये जमुना नदी जब इसके अंदर मिलती है तो ये भी पद्मा कहलाती है। फिर ये आगे बढ़ती है तो मणिपुर से आने वाली इसके अंदर मिलती है बराक नदी, जिसे जो बराक नदी जब मणिपुर से निकलती है ना तब इसका नाम बराक नदी होता है। लेकिन जैसे आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है सूरमा घाटी से निकलने के कारण सूरमा नदी। तो फिर बाद में ये सूरमा भी कहलाएगी, ठीक है ना। तो बराक या सूरमा नदी का इसके अंदर मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। और ये मेघना नदी बाद में जाकर मिलती है अपने बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये तो बंगाल है। अब कई जना के ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, पढ़ लिया, अरे पढ़ लिया नहीं ना, विकेट उड़े विकेट, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब बात करते हैं सहायक नदियों की, ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली दोनों की सहायक नदियां। तो बाईं ओर से मिलने वाली में साथियों लोहित नदी, धनसिरी नदी, कपिली नदी, बराक, और ये बराक ही सूरमा नदी है, ठीक है, बराक ही सूरमा है। केलंग नदी, बुढ़ दिहांग आदि मिलती है, ठीक है। दाईं ओर से मिलने वाली के अंदर साथियों आ जाएगी आपके सुबनसिरी नदी, संकोच नदी, तीस्ता नदी जो सिक्किम से आती है। और तीस्ता नदी को सिक्किम की वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। तीस्ता सिक्किम की जीवन रेखा भी कहलाती है तीस्ता नदी। मानस नदी, कामेंग नदी, बेक्की नदी, रेडक नदी, जलंधा नदी आदि ये सारी जो है दाईं ओर से मिलती है। जितनी याद हो जाए उतनी कर लीजिए। बाकी जो सवाल जो बनने हैं ना ज्यादातर वो तो आपके ये तो नाम से बनेंगे या फिर ये अभी इसके जो मैंने आपको पूरी डिटेल इसकी एक एक चीज की बता दी है वहां से बनेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें साथियों आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं एक बार नक्शा वापस बता देता हूं इसका, ठीक है। ये देखो यारलुंग यहां से अरुणाचल प्रदेश, दिबांग और लोहित इसके अंदर मिली है।
ठीक है ना। ये बाईं ओर से मिलने वाली नदी है दिबांग और लोहित। अभी ऐसे घूमी है वापस, तो बायां तो अपना ये है ना, मेरा बायां तो ये है ना, तो ऐसे घूमी है, तो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदी होगी, ठीक है। और ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां ये हो गई, ठीक है ना, सुबनसिरी, कामेंग, मानस वानस, ये सब तीस्ता, ठीक है। यही बताइए कि दूसरी बताइए, दाईं ओर से मिलने वाली मैंने यही बताई है। एक सेकेंड देख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओ रे। दाईं ओर से मिलने वाली में सुबनसिरी और कामेंग, मानस, चलिए यही बताइए, सही है, ठीक है ना, कंफर्म करना जरूरी है। तो ये साथियों आपके आज अपने पढ़ ली है ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरीके से, ठीक है। शाम को आपको बता दूंगा मैं, आपके रीट वाली जो है वो रणनीति बता दूंगा, पूरी की पूरी रणनीति। तो क्या एसएसटी में कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, अब आप पढ़ोगे क्या, छोड़ोगे क्या, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए। अच्छा, कई विद्यार्थी कल पोस्ट डाली थी जब टेलीग्राम पे नहीं, यूट्यूब कम्युनिटी में टेक्निकल टीम ने डाली थी पोस्ट एक टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कि वो रीट के टॉपिक जो है अब 150 की जगह 200 होंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि अब कल जब पूरा देखा कि अभी तो राजस्थान जीके के जुड़ने हैं, भारत के भूगोल के जुड़ने हैं, तो लगभग नहीं करते भी 150 होंगे। प्रश्नों की संख्या तो पूछो ही मत आप, ठीक है। तो वो कई जनों को पता ही नहीं है कि अभी तक के सर कहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, कैसे है। साथियों, टेस्ट सीरीज प्ले स्टोर से जीजीडी गौरव ज्ञान धारा नाम के ऐप पर है, जीजीडी सर्च करते ही पहले नंबर पे आएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज लेनी है ले सकते हो। सारे के सारे वीडियो बनाकर अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है टेस्ट सीरीज की, समझ में नहीं आने पर वहां से देखें। फिर भी समझ नहीं आता है, आजकल आसपास मोबाइल के जानकार बहुत है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं आता है करना, तो भी आसपास से हेल्प ले सकते हो, बहुत लोग हैं, सबको आते हैं लगभग। तो मतलब छोटी छोटी चीजें ना पूछ के आप परेशान हो ना हमारी परेशानी बढ़े, ताकि हम भी गुणवत्ता पे ध्यान दे सके और आप भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सको। तो वैसे ये देखो, ये पूरा सब कुछ बार बार बताते हैं यार, बार बार बताने में हमें भी लगता है कि लड़के कहीं सोचेंगे कि क्या पता गुरुजी को फायदा क्या, 200 टेस्ट देने हैं, वादा कर लिया 79 में 200 टेस्ट देने हैं, अब देख लो 50 पैसे से कम में एक टेस्ट देना है, लेकिन जो कहा है वो करना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए चुनौतियां है ये, तो फायदा तो क्या, सारी की सारी चुनौतियां है। वो वाली बात है कि ओखली सिर दे दिया तो अब फिर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे साथियों चल रही है जीजीडी पे, कहीं कोई पूछने की जरूरत नहीं, प्ले स्टोर पे सर्च करो, आपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शिक्षण का कोई ना कोई ऐप ले ही रखा होगा, तो कहाँ मिलते हैं, प्ले स्टोर पे मिलते हैं। तो प्ले स्टोर पे जीजीडी भी सर्च कर दो, मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे ऐप के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चलती है, क्लासेस सारी यूट्यूब पे है आज भी और आगे भी, ठीक है। क्लासेस के लिए ये नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ देना यानी कि टेस्ट सीरीज की रेट डबल करनी, सीधी सी बात है। और पीडीएफ देनी वही बात है, फिर वो आप पीडीएफ को भी उतना ही मोबाइल के अंदर तो उतना ही पढ़ सकते हो जितना आप टेस्ट में यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और पीडीएफ की यदि प्रिंट निकलवाने के लिए आप सोचते हो कि हम पीडीएफ की प्रिंट निकलवाएं इसलिए पीडीएफ दे दें, तो फिर आपके लागत मूल्य का कोई मतलब ही नहीं है। वो पीडीएफ तो ऑलरेडी आपको फिर 500 700 1000 रुपए का खर्चा करवाएगी, क्योंकि इतनी टेस्ट है, इतने टेस्ट की पीडीएफ भी कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो पीडीएफ वाली और ये बातें आप दिमाग से एक बार निकाल के देखें, जितनी बार अभ्यास करना चाहो अभ्यास कर सकते हो, कहीं कोई मनाही नहीं है। बस पहला रिजल्ट जो सबमिट होता है, रिजल्ट में बैक जाकर देखोगे तो पहले रिजल्ट के आंसर बताएगा, और बाकी जितनी भी बार प्रयास करोगे हाथों हाथ सबमिट करते ही वही आंसर बता देता है, कितने सही हुए कितने गलत हुए सब कुछ बता देता है वही, ठीक है ना। तो बार बार अभ्यास कर सकते हो, कितनी भी बार अभ्यास करो, एक नेटवर्क देखकर किया करो। क्या होता है कि पैक लाइब्रेरी होती है, अपन क्या ज्यादातर विद्यार्थी अब लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी को वातानुकूलित बनाने के लिए चारों तरफ से पैक किया जाता है। टेस्ट जो होता है साथियों सर्वर से चलता है। टेस्ट कैसे चलता है, सर्वर से। साधारण जैसे वीडियो आप देखोगे चल जाएगा आपके वहां पे भी, मैसेज भी चले जाएंगे, लेकिन टेस्ट जो है अब हर बार टेस्ट खोलने पर आंसर चेंज होते हैं। आपने ये नोटिस किया या नहीं किया पता नहीं, जिससे टेस्ट में हमेशा नयापन लगेगा। तो वो आंसर चेंज होते हैं, वो सर्वर से होते हैं, टेस्ट सबमिट भी सर्वर पे होता है, फिर आपको रिजल्ट दिखता है। उसके लिए प्रॉपर नेटवर्क की आवश्यकता है। यदि आप कहीं वाईफाई में भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, डेटा से बढ़िया टेस्ट चलते हैं, ठीक है। तो एक तो वाईफाई से न चला के डेटा से चलाए। दूसरी बात कि आप पैक कहीं ऐसी जगह पे करते हो प्रयास, फिर आपको लगता है सबमिट नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा। 40,000 विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से अभ्यास कर रहे हैं, कोई 2-4 लोग होते हैं ऐसे जिनके मैसेज आते हैं कि सर हमारा सबमिट नहीं हो रहा। तो सबमिट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है नेटवर्क, ठीक है। दूसरा कारण है मोबाइल में स्पेस की कमी।
तीसरा कारण है मोबाइल का ओल्ड वर्जन होना, यानी मोबाइल पुराना होना, अंदर नया अपडेट नहीं किया है वो चीज। इसके अलावा कोई इशू होता नहीं है। फिर उन्हें टेक्निकल टीम नेटवर्क का वगैरह को समझाती है, उसके बाद में वो सही नेटवर्क में करते तो उनके आसानी से सबमिट हो जाता है। ये चीजें हैं, ये आपको अपने स्तर पर देखनी चाहिए, ठीक है ना। आप इतने छोटे नहीं हो, आप घर की जिम्मेदारी लेने वाले हो, आगे जाकर नौकरी लोगे, आप घर की जिम्मेदारियां लोगे, अभी भी कई लोगों ने ले रखी है जिम्मेदारियां, तो आप इतने छोटे नहीं हो कि हर चीज के बारे में आपको पूछना पड़े। मैं हमेशा आपको कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, मेरा प्रयास सिर्फ 5% काम आएगा, 95% प्रयास आपका ही काम आएगा। इसलिए आत्मनिर्भर बनना है। पता नहीं गौरव सिंह गानेराव कब तक आपके साथ रहे नहीं रहे, लेकिन आपको आत्मनिर्भर बनना है ताकि आप खुद गौरव सिंह गानेराव बन सको, ठीक है ना। आपको किसी गौरव सिंह गानेराव की जरूरत ही नहीं पड़े फिर। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनो। कोई नहीं कहेगा आपको, सभी हर व्यक्ति ये चाहेगा कि ये पंगु बने, ये हमारे ऊपर निर्भर रहे ताकि हम जो है इनके दम पे आगे बढ़ सके। मैं कह रहा हूं आपको सीना ठोक कर कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। जब आत्मनिर्भर बन जाओगे, कोई जीजीडी की आवश्यकता नहीं है, कोई गौरव ज्ञान धारा की आवश्यकता नहीं है, आप खुद आत्मनिर्भर बनो। ये यदि करोगे तो हकीकत सफल है। तो जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है उसको अपने स्तर पे सुलझाया करो। ये ही एक सच्चे विद्यार्थी के पहचान है, और उम्मीद कर रहा हूं सच्चे विद्यार्थी बन के दिखाओगे, ठीक है। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे लाइव के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।